चलिए तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जीएसटी। लास्ट लेक्चर में बात हो रही थी सेक्शन नंबर 7 पे। टॉपिक था स्कोप ऑफ सप्लाई। जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं दैट इज सेक्शन नंबर 7 प्लस 3 शेड्यूल्स 1, 2 एंड 3, तीनों पे हमने बात की थी। अब मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। टॉपिक इज रिलेटेड टू टैक्सेबल इवेंट। वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, वो कौन सा इंसिडेंट है जहाँ पे अथॉरिटीज को ये राइट मिल जाता है कि वो आपसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। तो इन्होंने सेल को टारगेट नहीं किया बिकॉज पता थी कि सेल से बचने के लिए लोग रास्ता निकाल लेंगे, लूप होल्स ढूंढ लेंगे। और वो वाटर टाइट लॉ एक टर्म यूज किया जाता है कि भाई कोई भी लूप होल, कोई लीकेज नहीं छोड़ेंगे कि कोई इससे बच के निकल जाए। और ये पहले से गवर्नमेंट का फोकस था। वो अच्छा डायरेक्शन भी है। पुराने टाइम पे होता था थोड़ा ढीला ढाला रवैया होता था कि भाई कानून बना दिया, फॉलो नहीं होता, फिर एग्जीक्यूट नहीं होता। भाई बहुत कोशिश, ऑन पेपर सब अच्छा है, रियल लाइफ में इतने लूप होल्स होते हैं ना, सब बच के निकल जाते हैं। जीएसटी में बोला कि नहीं छोड़ेंगे नहीं इसमें, क्योंकि ये हमारा मेन रेवेन्यू सोर्स है और चाहिए। तो जो स्कोप ऑफ सप्लाई टर्म यूज कर रहे हैं उसमें बोला कि सेल पे नहीं, अपने सप्लाई पे फोकस करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर तो होना ही है। एक एंड से दूसरे एंड पे गुड्स या सर्विसेज पास ऑन तो होनी है। पास ऑन होते ही सप्लाई हो गया और सप्लाई होते ही जीएसटी के ब्रैकेट में आ गया। अब जीएसटी लगाना है नहीं लगाना है वो हमारी मर्जी। नहीं लगाना होगा तो 0% रेट में रख देंगे, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का प्रोसीजर होता है उसमें डाल देंगे, या फिर स्कोप ऑफ सप्लाई से बाहर कर देंगे। तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन एक बार जो चीज सप्लाई में आ गई उसमें सरकार जब जीएसटी लगाना चाहे, जितना जीएसटी लगाना चाहे वो लगा सकती है। ये हमने बात की। तो सेक्शन 7 आपको ये बातें क्लैरिफाई कर रहा था। सेक्शन 7 के साथ साथ हमने 3 शेड्यूल्स के बारे में बात की, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। पूरे सीजीएसटी एक्ट में 3 ही शेड्यूल है और वो तीनों यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे पूरे सिलेबस में जीएसटी में कोई शेड्यूल नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों यहीं पे हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट शेड्यूल आपको बोल रहा था कि अगर सप्लाई कंसिडरेशन के बिना है तो भी वो सप्लाई है, इसलिए तो सप्लाई वर्ड को टारगेट किया। सेल वर्ड में क्या है ना, कंसिडरेशन मैंडेटरी हो जाता है, सप्लाई वर्ड में कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं है। तो उस हिसाब से बोला कि भाई सप्लाई जो है वो कंसिडरेशन के बिना हो तो भी उस पर जीएसटी आ सकता है, एंड दैट इज कवर्ड इन शेड्यूल 1 जो अपन पढ़ेंगे। शेड्यूल 2 में हमने ये देखा कि जो एक्टिविटी सप्लाई की डेफिनेशन को फुलफिल करती है या उसमें पास हो जाती है, या तो वो गुड्स होगी या सर्विसेज। अब इसका क्लासिफिकेशन आपको मिलता है शेड्यूल 2 में, विच इज अ लिस्ट। फिर शेड्यूल 3 हमने देखा ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, जो सप्लाई में आते ही नहीं है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी नहीं लगता। तो हमने शेड्यूल 3 से स्टार्ट किया था। शेड्यूल 3 में हमने देखा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, एमपी एमएलए वाली सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज, फ्यूनरल वाली सर्विसेज, ये सब ट्रांजेक्शन्स पे हमने बात की। तो सेल ऑफ लैंड पे हमने बात की। फिर कुछ कस्टम वाले 1-2 पॉइंट मैंने बाकी रखे थे। ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हम सप्लाई नहीं मानते, तो इनके ऊपर कुछ भी करके जीएसटी आ ही नहीं सकता। सरकार के पास भी पावर नहीं है, उन्होंने खुद ही शेड्यूल में उसको रख दिया। अब कल को शेड्यूल 3 अमेंड होता है तो बात अलग है, बट अभी फिलहाल उनके पास वो पावर नहीं है जब तक वो उसमें चेंजेस नहीं करते। फिर हमने शेड्यूल 2 देखा, क्लासिफिकेशन था गुड्स का ट्रांसफर में। अगर टाइटल ट्रांसफर होता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर होता है कि आप यूज करो लेकिन ओनर मैं हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस। प्रॉपर्टी किराए पे देना सर्विस, किसी की प्रॉपर्टी किराए पे दिलवाना ब्रोकरेज, दैट इज ऑल्सो सर्विस। सॉफ्टवेयर बना के देना, सॉफ्टवेयर बना के देना भी सर्विस है। बोले सर सॉफ्टवेयर तो प्रोडक्ट हुआ ना, इंटेंजिबल, बात सही है, बट इन्होंने इसको सर्विस में क्लासीफाई किया। जॉब वर्क करके देना इज अ सर्विस। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमने देखे। फिर बैंकिंग वाला देखा, बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करके दे रहे सर्विस है, स्टेटमेंट निकाल के दे रहे सर्विस है। आपने बोला कि भाई यहाँ मत दुकान खोल, 4 किलोमीटर दूर जाके खोल ले, नॉन कॉम्पिटिशन अग्रीमेंट, वो भी सर्विस है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। फिर बोला आपने लेट पेमेंट किया, हमने चला लिया, लेकिन इसकी फीस लगेगी, कंसिडरेशन फॉर सर्विस। तो ये सारी चीजें सर्विसेज में आ रही थी, हम बात कर रहे थे। अब शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में कुछ एंट्रीज कनेक्टेड भी थी और पेंडिंग भी थी, तो वहीं से शुरू करते हैं, टेक्निकल भी और मजा भी आएगा। शेड्यूल 2 में हम जब बात कर रहे थे 5th पॉइंट की, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, तो उसमें जो बी वाला क्लॉज है वो अपन ने पेंडिंग रखा था। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 25 पे। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज की। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें मैं शेड्यूल 3 का वो सेल ऑफ लैंड के साथ जो एक्सेप्शन था, सेल ऑफ बिल्डिंग, वो दोनों पॉइंट्स कवर कर दूंगा, साथ में को रिलेट होंगे। आप स्टोरी समझ लो कि यहाँ क्या हो रहा है, लैंग्वेज पे भी नहीं जाओगे तो चलेगा। यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है, जैसे मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं बिल्डर हूँ, तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर किसी को बेची जाए तो उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल है। अब इसको 2 नजरिए से देखा जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है और दोनों का इम्पैक्ट जीएसटी पे अलग अलग है। एक तो क्या है, अगर मैंने आपको एक बिल्डिंग बना के उसमें एक फ्लैट बेचा है तो एक्चुअली दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में आती नहीं है।
देखिए गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल गुड्स आते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टेक्निकली नॉट गुड्स, तो फिर तो जीएसटी से बाहर। तो ऐसे तो रियल एस्टेट का पूरा सेक्टर ही जीएसटी से बाहर हो गया। गवर्नमेंट बोले यार ऐसे तो कैसे खुला ही छोड़ दे के जाओ, पूरा सेक्टर ही बाहर हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा कि इनको भी जीएसटी के ब्रैकेट में लेके आ सके। अब देखो घुमा फिरा के जीएसटी में कैसे लेके आए वो समझो। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर एक बिल्डर अपने पैसों से बिल्डिंग बनाता है, प्रोजेक्ट रेडी करता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फिर फ्लैट बेचने निकालता है, दुकान बेचने निकालता है, आप आए, आपने फ्लैट देखा, पसंद आया, खरीदा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो जीएसटी। बट अगर बिल्डर ने कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले कस्टमर को फ्लैट दिखाया या प्लान बताया, वीडियो बताया, आजकल पूरा वीडियो डेमो बताते हैं 3D, तो आपको पूरा एनिमेटेड वीडियो दिखता है, तो आप बैठोगे तो आपको लगेगा सोसाइटी में आप जा रहे हो, एक टावर इधर है, एक उधर है, फ्लैट के अंदर जा रहे हो, तो व्यू ऐसा आएगा, तो समझ में आता है। पहले वो पेपर पे प्लान देखते हैं तो कितने लोगों को जजमेंट नहीं आता कि भाई कैसा होगा, वीडियो समझ आता है। तो बिल्डर ने भी सिर्फ वीडियो दिखाया, आपने बोला नहीं बनेगा, तो लग तो रहा है कि अच्छा बनेगा, एम्यूनिटीज भी ठीक है, हम फ्लैट बुक करा लेते हैं, बुकिंग में आप खरीद रहे हो, टोकन मनी आपने दिया, फिर थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट देना शुरू किया, मैंने बिल्डिंग बनानी शुरू की। नाउ दिस इज सर्विस। अब ये सर्विस है, आपने पैसे दिए तो मैंने बिल्डिंग बनाई, सर्विस। बिल्डिंग बना के रेडी है, आओ देखो, पसंद आए, खरीद लो, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट। तो रूल ये बोलता है कि जब बिल्डिंग में बना रहा हूँ तो प्रोसीजर ऐसा होता है, लीगल लॉज है कि भाई जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है प्रीमाइसिस का, तो प्रीमाइसिस कंप्लीट होने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सर्वेयर, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग में से कोई आता है, प्रीमाइसिस चेक करता है और एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जो तारीख होती है वो लीगल तारीख होती है जिस दिन से ये प्रॉपर्टी रहने लायक हो गई ऐसा मान लिया जाता है। उसके अगले दिन आप किसी को पोजीशन दे सकते हो। उसके पहले बिल्डिंग मानी जाती है इनकम्प्लीट, नॉट फिट फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज, तो पहले नहीं दे सकते, पहले दे दी तो फिर वो इलीगल हो जाएगा वैसा। अब रूल यहाँ पे ऐसा है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ उसके एक दिन पहले अगर मैंने बिल्डर को 1 रुपया भी व्हाइट मनी दे दिया तो ये हो गई सर्विस। तो फिर उसमें ऐसा माना जाएगा मैंने पैसा दिया तो आपने मुझे प्रीमाइसिस बना के दी, भले एक दिन पहले क्यों ना पे किया। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आते ही या उसके बाद अगर मैं पेमेंट करता हूँ बिल्डर को तो ये माना जाएगा कि वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग रेडी थी, कंप्लीट थी, मैंने देखी, मुझे पसंद आई, मैंने खरीदी। बात समझिए। अब ऐसा होगा तो लोग बुकिंग में फ्लैट खरीदेंगे ही नहीं, सब लोग बनने के बाद ही खरीदेंगे, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि मार्केट है, बनने के बाद रेट बढ़ जाता है, बनते टाइम रेट बहुत कम होता है। बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 2 से 3 साल लगा देता है, आपसे वो पैसा मांगता है थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में। पहले वो रेट रखेगा 4,000 रुपये स्क्वायर फुट, फिर 3 महीने बाद बढ़ा देगा 4,200, फिर बोले दिवाली के बाद और बढ़ाने वाला हो ले लो फटाफट, फिर कर देगा 4,500, फिर बोले होली के बाद बढ़ाने वाला हो फटाफट ले लो 5,000। 2 साल में इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है, तो 4,000 का बुकिंग रेट है, 2 साल में हो जाता है 5,000, 5,200, 5,500। तो ये बात तो सबको पता होती है। और एक साथ 5,500 के भाव पे तब 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी 80 लाख में पड़ रहा है और इंस्टॉलमेंट देने के लिए 2.5 साल का टाइम भी मिल रहा है। आज डाउन पेमेंट में 10% देना है, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने देता जाऊंगा, मेरे लिए भी कन्वीनियंट है, तो सब लोग बुकिंग में ही खरीदते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि बिल्डर के पास तो पैसे होते ही नहीं, बिल्डर तो ऑन पेपर गरीब ही होता है। बिल्डर कभी ये नहीं दिखाता कि मेरा बहुत पैसा है, इनकम टैक्स कितना लगेगा। तो बिल्डर्स तो यही शो करते हैं कि कस्टमर ने पैसा दिया तो मैंने बिल्डिंग बनाई, वो अपने पैसों से पूरी बिल्डिंग बना देगा। कितने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, इतने पैसे उसकी बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो कहाँ से पेमेंट लाया, पैसा कहाँ से लाया। अच्छा उधार पे लाएगा तो ब्याज कितना देना पड़ेगा। बिल्डर लोग महीने का 2-2, 3-3% ब्याज देते हैं महीने का, बस सारा कच्चे का पैसा होता है। फिर मान लो कोई बिल्डर उठ गया तो ये 2-3% के ब्याज में आपकी सारी कैपिटल उठ जाएगी। बहुत लोग लालच में बिल्डरों को पैसे ब्याज पे देते हैं कि भाई ज्यादा ब्याज मिलता है, देते भी वो लोग भी, कोई फ्रॉड नहीं करते। बट मार्केट जब स्लो पड़ता है ना तो पहले आपका ब्याज बंद हो जाता है, फिर उनके पीछे पीछे भागते रहे, अरे भाई कुछ तो करा दो, कुछ तो पेमेंट, बोले मार्केट ही ऐसा, अभी पैसा ही नहीं है, यही है चाहिए तो लो। फिर लास्ट में क्या होता है ना, कितनी बार तो बिल्डर के प्रोजेक्ट फंस जाते हैं, मतलब बने पड़े हैं, बिक नहीं रहे। आपका ब्याज कितने दिन भरेगा, वो 2% महीने का, 3% महीने का, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, आपकी कैपिटल भी वापस नहीं मिलती। बहुत केसेस सुने, बोले यार डायरी घुमाते लोग, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। बिल्डर बोलता है तुम सबसे पैसे लिए मैंने, मैं तुमको इतने टाइम से तो ब्याज दो ही रहा था, बट अब मेरे फ्लैट ही नहीं बिक रहे तो ब्याज कहाँ से दूं। अब आपकी कैपिटल फंसी पड़ी है, कैपिटल है कच्चे की, कैश आपने बनवाई इतनी सी 5 रुपए की डायरी, उसमें आपने लिखा है कि आपने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जिसके पीछे के 3 जीरो गायब है, समझ आ रहा है। तो आपने लिखा है 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, लेकिन है 1 करोड़। अब आप पुलिस में जाओगे, सर इन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए, ब्याज नहीं दे रहे। बोले 1 करोड़ रुपए लिए, बोले हाँ सर देखो। बोले 1 करोड़ तो लाया कहाँ से, पहले आके बैठ, मुझे समझा 1 करोड़ कहाँ से लाया कैश में, उसके बाद मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ कि भाई तूने पैसे क्यों लिए।
बात समझ आ गई? तो ब्लैक मनी को लेके आप पुलिस केस तो करोगे नहीं, कोर्ट केस तो कर नहीं सकते, तो हाथ पैर जोड़ने पड़ते, सर अब क्या करूं, मेरे पैसे दे दो, ये वो। अब बिल्डर क्या बोलता है, बोले देखो पैसे कैश में तो है नहीं, और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं, पर माल बिकेगा तो तुम्हारा पेमेंट करूंगा ना, तुमको चाहिए तो ये फ्लैट रख लो। सीधी बात है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, ये बैठा हूँ। अब कच्चे का मामला है, तुम कोर्ट पुलिस में जा नहीं सकते हो। एक काम करो, 1 करोड़ बाकी है, ब्याज कितना बाकी, 20 लाख बाकी, 1 करोड़ 20 लाख की मेरी प्रॉपर्टी ले लो, डायरी छोड़ो, आप पेपर बनवा लो, प्रॉपर्टी ले लो, आपका पैसा आ गया ना, मैंने फ्रॉड थोड़ी किया, प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर रहा हूँ, उसको बेचो, उसको किराए पे चढ़ाओ, उसमें खुद रहो, मैं क्या मना कर रहा हूँ? समझ आ रही है? अब आपकी गिनती में था ही नहीं कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपकी गिनती में था आपको आपका पैसा वापस चाहिए, तो ब्याज पे क्यों देते? पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर देते, सेफ ऑप्शन था ना। अब फंस गए, अब प्रॉपर्टी लेनी पड़ी क्योंकि उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई कैश तो नहीं है, या तो रुक जाओ, पूरी बिल्डिंग भर जाएगी, फ्लैट बिक जाएंगे, तब पैसे दूंगा, तब तक बैठो। अब आपको रोज ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हाइपर टेंशन हो रहा है, बोले यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, 4 दिन रुकोगे, 5 दिन रुकोगे, 1 महीना रुकोगे, प्रेशर में आ ही जाओगे, सर दे दो फ्लैट ही दे दो, बोले देख लो ये वाले खाली है, कौन सा चाहिए ले लो भाई, मैं कहा अनफेयर थोड़ी हूँ आपके साथ, नहीं बिक रहा है तो क्या करूँ, ये तो मार्केट सिचुएशन, आप ले लो। अब उस बहाने उसने अपना फ्लैट ही तो बेच दिया, देखा जाए तो। आप इन्वेस्टर थे, आपको फाइनेंसर थे, आपको कस्टमर बना दिया आपको पता ही नहीं चली। तो ये मार्केट में ये जो बिल्डर वाला पूरा गेम है वो ऐसे चलता है। और बहुत लोग क्या है ना, कच्चे का पैसा देके हम इनकम टैक्स नहीं भरते, हम ये नहीं भरते, हम ब्लैक मनी वो रखते हैं, गवर्नमेंट को नहीं दिखाते, बट वो टेंशन में जीते हैं, बिल्डर भाग गया तो इससे तो बेटर है थोड़ा टैक्स भर दो, थोड़ा वाइट में दिखा लो। लेकिन लोग ऐसा रिस्क लेते हैं, सबका अपना कैलकुलेशन है। बट यहाँ पे बात ये है कि फिर बिल्डर ऐसा कच्चे का पैसा कितना लाएगा? अच्छा कच्चे का लेके आ गया तो उसकी बुक्स में तो लाना ही पड़ेगा ना उसको, नहीं तो ये पेमेंट कैसे हो रहा है? सीमेंट का, ईंट का, स्टील का पैसा कहाँ से दे रहा है? लिफ्ट लगा है उसके पैसे कहाँ से दे रहा है? तो उसको दिखाना तो पड़ेगा, ब्लैक का व्हाइट तो करवाना ही पड़ेगा, वहां भी कॉस्ट लगेगा। बिल्डर बोलता है मैं क्यों इतनी हजामत करूँ, आपको फ्लैट चाहिए ना, आपको बुक कराना है, पैसा लाओ, टोकन दोगे, इंस्टॉलमेंट दोगे तो ही बनेगा। अब जैसे आप टोकन इंस्टॉलमेंट देने आ गए, हो गया, जीएसटी आ गया। मेरा क्या जाता है, मैं तो आपसे जीएसटी लेके बिल्डिंग बनाऊंगा, सीधी बात है, नहीं तो कैसे बनेगी? तो अल्टीमेटली जो रूल्स हैं वो ऐसे बनाए, एक रेरा का कानून बनाया, एक बेनामी ट्रांजेक्शन का बनाया, एक मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया, एक जीएसटी का बनाया। ये सब आया 2016 में, सब एक साथ 2016-17 के साइकिल में। पहले डिमोनेटाइजेशन करके पैसे ले लिए, कैश मार्केट से खत्म किया, फिर लेके आ गए रेरा, फिर उसी साल में लेके आ गए बेनामी ट्रांजेक्शन्स का एक्ट जो था, लेकिन उसको वापस रिवाइव किया तो 2016 में हुआ, 17 में ले आए जीएसटी। अब ये सारे कानून का एक पूरा जो नेटवर्क बनाया, उसका आउटकम ये निकला कि 99% प्रॉपर्टीज एडवांस पेमेंट पे ही बिकेगी, क्योंकि बिल्डर अपनी जेब से पैसा लगाता नहीं, कच्चे का पैसा मार्केट में है नहीं, कैश ले लिया तो दिखाएगा कहाँ से? पैसे कहाँ से? कस्टमर से लेने पड़ेंगे, जैसे ही कस्टमर से एडवांस लेगा जीएसटी आ गया। तो जीएसटी बिना कितनी ही प्रॉपर्टी बिक पाती होगी, वो पता है कौन सी? जो 2-4 फ्लैट बच जाते हैं ना लास्ट में, जो नहीं बिकते, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई होती है तब तक नहीं बिकते, वो जब लास्ट में सेल करता है बिल्डर तो जीएसटी नहीं लेगा तो चलेगा, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है। इस तरीके से पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया ना कि इनको इधर से नहीं तो उधर से पकड़ो, बट जीएसटी भी निकलवाओ, कच्चे का पैसा भी बंद करवाओ, व्हाइट मनी में ट्रांजेक्शन भी करवाओ, टैक्स भी लो। अब बिल्डर की कमाई ज्यादा दिख रही ऑन पेपर तो टैक्स भी ज्यादा भरेगा, कस्टमर ने एडवांस पैसा देना ही पड़ा तो जीएसटी भी भरेगा, दोनों साइड से इनकम हो रही है ना। तो ये सब कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट चलती है, तब जाके अपने जैसे लोगों की जेब से पैसे निकलवा सकते हैं, वरना इंडियन इंसान की जेब से टैक्स निकलवाना कितना खतरनाक काम है। आप सोच लो, दिमाग की कोई लिमिट ही नहीं अपने यहाँ पे, कोई भी इंसान हो, मतलब बुद्धि कहाँ तक जा सकती है आप सोच नहीं सकते। जितना दिमाग अपने यहाँ पे है इंडियंस में, उतना वर्ल्ड में शायद ही किसी के पास होगा ये सब मामलों में, कि भाई पैसा बचाना कैसे है ना, वो टैलेंट है अपना, और सरकार को उन्हीं लोगों से डील करना है, तो उनसे पैसा निकलवाना बहुत खतरनाक काम है, इसलिए ऐसे प्रोविजन बना है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये कि भाई 2 ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन होने से पहले अगर कस्टमर ने व्हाइट मनी के नाम पे 1 भी रुपया दे दिया तो वो पूरा हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। हाँ, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई कंप्लीशन के बाद आप पूरा पेमेंट करो, पहले 1 रुपया भी मत दो, तो वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 0% जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं देना क्योंकि सप्लाई है ही नहीं। ये 2 ही ऑल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पे, वेरी क्लियर। अब रियल केस में बात करें तो प्रॉपर्टी कौन सी है उसके हिसाब से जीएसटी के रेट्स टैरिफ में अलग अलग है। एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक होती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल वाली में जीएसटी का रेट 12% अभी तक था, अभी चेंज किया होगा क्योंकि 12% का स्लैब ही हटा दिया, 5, 18, 28 हो गया, 40 हो गया, मुझे देखना पड़ेगा अभी रिसेंटली क्या है, लेकिन लास्ट तक 12% था क्योंकि उसमें क्रेडिट मिल जाती थी। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि रेसिडेंशियल में आप जाओगे तो रेसिडेंशियल में 3 BHK पे 5% जीएसटी, 3 BHK फ्लैट पे, 3 BHK से छोटा हो 2 BHK तो उसमें है 1% जीएसटी स्पेशल रेट, और 3 BHK एंड अबव वाले पे 5% जीएसटी। रीजन बीइंग कि 2 BHK जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में आता है और 3 BHK लग्जरी में आता है।
3 BHK हर किसी के लिए कहाँ अफोर्डेबल है, सीधी बात है। 2 BHK लोग लेते रहते थक जाते हैं EMI भरते भरते, तो 3 BHK एंड अबव इज लग्जरी। तो सरकार ने बोला उसमें हम 5% GST लेंगे, क्योंकि जो इतना खर्चा कर रहा है वो 5% भरेगा। लेकिन 2 BHK वाला मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो जैसे कैसे अफोर्ड कर रहा है, तो उसमें इतना GST का बर्डन नहीं डाल सकते। 1% नॉमिनल इज इनफ। 20-25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का फ्लैट हो तो 40,000 रुपये एक बार अफोर्डेबल है, लेकिन 2 लाख लगा देंगे तो अफोर्डेबल नहीं होगा। वैसा है। अब आप देखना, प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, 2 BHK फ्लैट देखने जाओ, आपको ना फ्लैट छोटे लगेंगे। 2 BHK कोई भी फ्लैट देख लो, आज जो नए कंस्ट्रक्शन है ना, आपको लगेगा यार छोटे छोटे हैं। या तो बालकनी छोटी होगी, नाम की होगी, स्टैंडिंग बालकनी बोलते हैं, 2 कुर्सी लगा के बैठ के चाय नहीं पी सकते, उतनी जगह नहीं देते। या तो फिर आपको किचन छोटा लगेगा, या वॉशरूम बहुत ही छोटा होगा, या बेडरूम छोटा लगेगा कि यार। अब ये सब देख के अपने जैसा कॉमन इंसान जिसको आर्किटेक्चर की कोई नॉलेज नहीं है, उसको भी लगता है कि अरे बेवकूफ है क्या, इनको दिखता नहीं, इतना छोटा छोटा बना दिया। थोड़ी स्पेस ढंग से दे देते तो सारी चीजें सेट हो जाती। तो किसी फ्लैट में आप देखोगे तो बाथरूम छोटे हैं, किसी में देखोगे तो किचन छोटा है, किसी में देखोगे तो वॉशिंग एरिया में जगह काट दी, कहीं बालकनी नहीं दी। मतलब ये लोग ऐसी बेवकूफी कर क्यों रहे हैं? एक्चुअली ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है गवर्नमेंट की, उस स्कीम में आने के लिए स्क्वायर फुट की लिमिट है। सरकार ने ऐसा बोला कि भाई देखो, तुमको ये सब बेनिफिट चाहिए तो हम जितने स्क्वायर फुट का फ्लैट बोलेंगे उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो 2 BHK देखोगे ना स्टैंडर्ड, तो भाई 1175 स्क्वायर फुट, 1200 स्क्वायर फुट, 1225, 1250, 1295, 1300, ये रेंज है। 1300 से ऊपर शायद ही कोई जाता है, 1350 तक चला जाए, एक रेंज से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर जाते ही अफोर्डेबल हाउसिंग से बाहर हो जाता है, फिर वो लग्जरी हो जाती है। सरकार बोलती है भाई जमीन लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, भले हवा में फ्लैट बना रहे हो लेकिन एरिया तो जा रहा है जमीन का। तो बोला भाई सबको लिमिटेड स्पेस मिलेगी तो आगे जाके प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने पहले से अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे ना लिमिटेड स्पेस सबको अलॉट किए। वैसा है। अब 3 BHK क्योंकि लग्जरी है, आप 3 BHK देखोगे ना तो पुराने वाले 1400 स्क्वायर फुट में बने हुए हैं, 1600 में बने हुए हैं, अभी 1850 बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं, 2200 बन रहे हैं, 2400 बन रहे हैं, 2500 स्क्वायर फुट में 3 BHK बना रहे हैं। अब वो रूम इतने बड़े हैं कि वो घर में आपको स्पेस ही स्पेस लगेगी। अब वही 2500 स्क्वायर फुट में लोग 4 BHK बना रहे हैं, फिर रूम छोटे हो जाते हैं। पर वहां पे क्या है ना, लग्जरी है, GST उतना ही लगना है, पैसे देने वाला अच्छा पैसा अफोर्ड कर सकता है, तो बिल्डर वहां प्रीमियमनेस देखता है कि 2 BHK वाला मिडिल क्लास है, उसको बजट में चाहिए, 3 BHK व 4 BHK वाले को लग्जरी चाहिए। वहां कोई लिमिट नहीं, वहां 2500 स्क्वायर फुट में बनाओ या 1600 में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा फ्लैट है 3 BHK और 1600 है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने लिया है वो 1850 है, एक दोस्त ने भी रिसेंटली लिया 2250 है, सेम 3 BHK। अब 3 ही रूम है, लेकिन 1600 कहाँ और 2250 कहाँ, 50% एक्स्ट्रा एरिया हो गया। अब उसके घर में जो होता है ऐसा लगे कि दौड़ो आराम से, घर में टेंशन नहीं, मतलब छोटी रिक्शा साइकिल कुछ रख ले घूमने के लिए, ठीक है, वैसा हो गया, क्योंकि स्पेस बढ़ गई ना, GST उतना है तो वो लग्जरी वाली कैटेगरी हो गई। वैसा मेरे फ्रेंड का है मेरी बिल्डिंग के पीछे, वो 1450 के 1400 स्क्वायर फुट में 3 BHK। अब सेम बिल्डर है, पहले उसने वो कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसको समझ आई कि बहुत छोटा हो गया, फिर उसने थोड़ा हमारे में बढ़ाया। तो जब मैंने उसका घर देखा पहले लेते टाइम, मैं बोला तीसरे रूम में जगह ही नहीं है, तीसरे रूम में आप घुसोगे ना तो या तो आप कबर्ड रख लो या आप पलंग रख लो। उसका तीसरे रूम में ऐसा है कि उसने बेड रखा है और फिर वार्डरोब की स्पेस नहीं है, तो वो थर्ड रूम है ना 2.5 हो गया एक्चुअली, 3 BHK हुआ ही नहीं। तीसरा रूम प्रॉपर रूम नहीं है, चलो अटैच बाथरूम नहीं समझे, लेकिन उसने उतनी भी स्पेस नहीं दी कि एक बेड और एक कबर्ड आ सके। मैंने ये तो बहुत छोटा है। मैं ब्रोकर को बोला यार तीसरा रूम तो मतलब वेस्ट है, या तो सिंगल बेड लगा सकते हो, डबल बेड नहीं लग सकता। फिर उसने बोला ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है वो देख लो, तो हमने नया वाला देखा, उसने सेम फिर वो 1600 में बनाया, उसका 1400 हमारा 1590, तो 1590 में फिर तीसरा रूम प्रॉपर है, वही जो 100-200 स्क्वायर फुट इधर उधर होता है ना, वो सारी स्पेस सेट हो जाती है। फिर वो समझ में आएगा चलो 3 BHK ले रहे हैं तो तीनों रूम फिर बराबर होने चाहिए, सबको अपना अपना कमरा तो ठीक से मिले। अब बेचारा तीसरा वाला कमरा जिसको दिया उसका कबर्ड ही नहीं है, बोले तू मेरे कबर्ड में कपड़े रख ले बोला फिर ये क्या बात हुई, जगह ही नहीं सेट हो रही। तो ये सब कैलकुलेशन वो लोग करके फिर डिसाइड करते हैं, इसलिए आपको दिखता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो छोटी लगती है। तो वो बिल्डर की गलती नहीं है, वो सरकार के रूल्स के हिसाब से चल रहा है, उसकी मजबूरी है और कुछ नहीं कर सकता। वैसा चलो देखें, तो ये था कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट। अब आपको अगर लैंग्वेज पढ़नी है बी पॉइंट की तो मैं टैली करा देता हूँ साथ में, देख लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट thereof including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate। ये एक्सेप्ट में डाल दिया। हम सप्लाई और सर्विस की लिस्ट की तो बात कर रहे थे, जैसे सप्लाई और सर्विस, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फिर क्योंकि वो अगर पूरा पैसा बाद में दिया तो सर्विस तो रहा ही नहीं, फिर तो क्या हो गया, सेल हो गया। और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे GST नहीं आएगा। अब बिल्डर के पास क्या है ना, 100 फ्लैट में से जो 8-10 बच जाते हैं लास्ट में। आजकल तो मार्केट उल्टा है, खाली पड़े फ्लैट। सूरत में 70% से ऊपर फ्लैट खाली पड़े, लेकिन कोई भी बिल्डर के पास जाके पूछो, बोले सिर्फ टॉप फ्लोर अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है, ऐसे ही बोलेगा, जबकि 70% खाली है।
बेचने का तरीका है, बहुत मस्त वो चीज़ है। मतलब हम भी गए थे फ्लैट खरीदने तो ऐसे ही हुआ, और मुझे तो ये बात पता थी कि लोग बोलते हैं ऐसे ही है, बट अब ठीक है, उनका काम करने का तरीका है। क्या होता है ना, एक बायर साइकोलॉजी होती है, वो अच्छी केस स्टडी है, बेचना आना चाहिए। अब सपोज ऐसा है कि मैं बिल्डर हूँ, आप फ्लैट देखना चाहते हो, एक रियल एक्सपीरियंस की चीज़ है, आगे जाके कहीं ना कहीं तो काम आएगा। अब आप खरीदने गए हो फ्लैट, अब बिल्डिंग में ऐसा है कि 180 फ्लैट है, इतने 3-4 टावर है। मेरे इन लॉज का फ्लैट लेना था तो हम लोग देख रहे थे, तो काफी जगह घूमे, तो 180 फ्लैट थे, 3 टावर थे, 12-12, 13-13 माले की बिल्डिंग है। अब मैंने पूछा कौन सा अवेलेबल है, बोले पहला और टॉप फ्लोर, बाकी सब बिक चुके हैं। बोले इतना इतना मार्केट में पैसा है लोगों के पास कि सारे फ्लैट पहले ही बिक चुके हैं? तो बोले हाँ अभी खाली नहीं है। बोले ठीक है, अब दूसरी जगह भी घूमे, सब बिल्डर सेम ही बात बोलते हैं। फिर क्या है ना, आपकी प्रेफरेंस पूछ लेते हैं, एक तो ब्रोकर और एक जो बिल्डर है, ये दोनों मिले हुए होते हैं। तो क्या वो आपका ब्रोकर प्रेफरेंस पूछ लेता है, भाई कौन सा प्रेफर कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन का चाहिए, कितने फ्लोर पे चाहिए। तो आप तो बताते तो है ना कि ये रिक्वायरमेंट है, तभी तो आपको फ्लैट दिखाएगा। 2-4 ऐसे दिखाएगा जो आपको पसंद ही नहीं आएंगे। फिर जब आपको पसंद आ रहा होगा, बिल्डर बोलेगा अभी है नहीं। फिर वो क्या, उसको लगेगा कि जेन्युइन पार्टी है, पैसे वैसे देगा, खरीदने में इंटरेस्टेड है। फिर 4 दिन बाद फोन आता है, बोले वो एक का बुकिंग में था, कैंसिलेशन आया है, उसका कुछ पेमेंट का इशू है, डायरी आई है, आपको देखना है तो देख लो। अब अपन बोले एक ही अवेलेबल है, अब वो दिखाएगा वो, कि उसको पता है जो आपने पूछा है पसंद आने वाला है। तो जो मैंने उसको फ्लोर बोले थे उसी में से उसने दिखाया, कोना भी वही दिखाया जो कॉर्नर मेरे को सही, साइड सही लग रही थी। अब पसंद तो आएगी, सीधी बात है। बोले एक ही आया कैंसिलेशन में, बाकी सब बिक चुके हैं, आप देख लो, अगर चाहिए तो 2 दिन में बता दो, उसको जवाब देना है। अब जब वो ऐसी हाइप मचा रहा है, तो बाकी मुझे कहीं कुछ जम नहीं रहा है, मैं बोलूँगा ले भाई टोकन ले, तू पहले पकड़ने तो ये भी नहीं मिलेगा, समझ आया? ऐसे करके ले लिया। अब हमारे फ्लोर पे 4 फ्लैट थे, जो एक मैंने लिया, बाजू वाला खाली था, सामने वाला खाली था, एक बिका था। वो एक बेचारा है कि उसकी भी हालत ऐसी थी कि बोले अभी मैं फर्नीचर भी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ रहने आ जाऊंगा, धीरे धीरे करके बनाऊंगा। दोनों खाली थे, मुझे देख के मालूम पड़ रहा है किसी ने खरीदा नहीं। जिसने खरीदा होता है वो दरवाजे से दिख जाता है, कुछ ना कुछ तो कराया होगा या काम चल रहा होगा कुछ है। अब 13 माले की बिल्डिंग है, 50 फ्लैट है, 10 फ्लैट में काम चल रहा था, बाकी सारे बंद पड़े थे, पता ही चल रहा था खुले भी नहीं है। ये बेचने की ट्रिक है। वो बिल्डिंग को फ्लैट खरीदे हुए में 2 साल हो गए, अभी भी 30% फ्लैट खाली है। और जब पूछो तो बोले सारे बिक गए, सारे बिक गए। कंज्यूमर बिहेवियर है ना। अब यही वो मुझे ऐसा बोलता है, बोले सर बैठो, 20% फ्लैट भरे, 80% खाली, अब देख लो 201 चाहिए, 601 चाहिए, 801 चाहिए, सब खाली है। तो पता है मैं क्या बोलता, ठीक है खाली पड़े है ना, कोई बात नहीं, सोचते हैं, बताते हैं, करते हैं। मैं भी टाइम लेता मन बनाने में कि लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि अभी तो बहुत खाली पड़े। अब देखो यार, 50-60 लाख रुपए, 80 लाख रुपए की चीज है, एकदम से तो पैसे दे के ले नहीं लूंगा, सोचता रहूंगा, मन बनाता रहूंगा, 10 ऑप्शन देखता रहूंगा। बट यही उसने बोला एक ही आया है, 2 दिन में बताना है, देख लो क्या करना है, ले ले भाई टोकन ले ले। सोचा तो है ही लेने का, फटाफट पैसे ले ले। तो पैसे निकालने के लिए वो हाइप क्रिएट करना पड़ेगा ना। अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो भी फिर खरीदने वाले बायर को मजा नहीं आता। जब स्केर्सिटी होती है तो खरीदने का मन होता है कि यार मिल नहीं रहा था तो अच्छा मिल गया, फिर अपन खुश हो रहे, देख जो चाहिए था भगवान ने वही दे दिया। अरे भगवान ने नहीं दिया, बिल्डर ने दिया और ब्रोकर ने दिया है, उसको पता था तुमको क्या चीज लो वही दे रहा है। तुम बोलते ना इस तरफ वाला चाहिए, तो उसकी डायरी मंगवा देता वो, क्योंकि बिके नहीं होते। ऐसे बोल बोल के उसने सबको बेचे, और जब हम रहने आए तो पता चला कि 30% फ्लैट तो खाली है, और वो बेचने के लिए बोलते हैं अवेलेबल नहीं, अवेलेबल नहीं, ऐसा होता है। तो वो सेल करने का तरीका, उनका बिजनेस चलता ही वैसे, नहीं तो बिकेगा नहीं। आज की डेट में देखो सारे फ्लैट्स खाली पड़े, नहीं है उतना सेल, क्योंकि जितना पैसा ये लोग मांग रहे हैं। वेसू साइड पे तो रेट ही अलग है, राजंस वाले, अवध वाले, हैप्पी ग्रुप वाले, सब लाइन में वहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, 8-8 हजार रुपए, 9-9 हजार रुपए स्क्वायर फुट, और फ्लैट है 5-5, 6-6 हजार स्क्वायर फुट के, 5 BHK, 6 BHK। मतलब इतने लोग एक साथ एक घर में रहते कहाँ आजकल, जितने तुम बड़े फ्लैट बना रहे हो, मेरे को समझ ही नहीं आया। और फ्लैट की नेकेड वैल्यू 6 करोड़, 6,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट, 10,000 रुपए स्क्वायर फुट का भाव, 6 करोड़ रुपए का फ्लैट। 6 करोड़ का फ्लैट कौन ले रहा है? फिर उसमें इंटीरियर कराएगा, 50% पे इंटीरियर में खर्चा होता है। तो 8-10 करोड़ का फ्लैट लेके कोई कर क्या रहा है? 8-10 करोड़ में तो बंगला बना लो आराम से, जमीन लेके 100 साल तक देखना नहीं पड़ेगा, और ये बिल्डिंगों की 20 साल की भी गारंटी नहीं होती। तो इतना पैसा कौन डाल रहा है? और ये बिल्डिंग में भी पूछो ना, सब फुल है, सब फुल है। बिल्डिंग देखो, कोई रहता नहीं बिल्डिंग में, 4 लाइटें जल रही है, सब फुल है। मतलब लोग पैसा लगा के भूल जाते हैं क्या कि 10 करोड़ रुपया दे दिया, जाने दो, मतलब चल क्या रहा है। तो फालतू फालतू के इतने 5 स्टार प्रोजेक्ट बना दिए, और बायर नहीं है। अब आप लेके बैठो ना इनको सही में, और उनको बोलो भाई इतना डिस्काउंट दे, कल पैसे देता हूँ, तो हाथ जोड़ के मान जाएगा। क्योंकि पैसे उनको भी क्या है, ब्याज व्याज पे ले रखे हैं, सबके फंसा रखे हैं इन्वेस्टरों के। मार्केट में ऐसे ही चलता है ना, वो जो कच्चे के पैसे ब्याज में दिए, भाई बिकेगा तब बात करना, अभी फोन मत करना। अब एक बिक रहा है ना, ला भाई दे इसके पैसे देने, वो उस तरीके से चल रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खाली पड़े हैं। सच में अगर फ्लैट लेना हो तो आराम से पैसा पहले जोड़ लो, जाके बार्गेन करो, जो बार्गेनिंग करोगे उसमें मिल ही जाएगा। मतलब मार्केट ऐसा हुआ पड़ा है कि वो दिखाते हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क सबको पड़ता है, और बेचने के लिए सप्लाई बहुत है और डिमांड उतनी नहीं आ रही। बिकॉज डिमांड करने के लिए पैसा बचना चाहिए, यहाँ सर्वाइवल का महीने का पैसा नहीं इकट्ठा होता,
उसके बाद बोले इतना 1-1 करोड़ का फ्लैट लेने जाएंगे तो कहाँ इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो उस वजह से मार्केट की हालत खराब होती है और ये कंडीशन है। बट बोलते हुए कभी भी कहीं भी पूछ लो, फर्स्ट फ्लोर खाली है, टॉप फ्लोर खाली है। मैं रटे रटाए टेप सुन के थक गया था। जितने ब्रोकर को फोन करो, जितने बिल्डर को फोन करो, मेरा टॉप फ्लोर और पहला माला खाली, बाकी सब बिक गया है। अरे तुम लोग यार अच्छा धंधा कर रहे हो यार, मैं भी एक बिल्डिंग ही बना लेता हूँ, सब बिक ही जाता है तो फिर टेंशन ही नहीं है। 6-6 BHK का फ्लैट ले कौन रहा है आजकल, सबको अलग अलग फैमिली रहना है। ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट तो कम हो गया है, जिनका था वो भी तोड़ तोड़ के अलग अलग फ्लैट ले रहे हैं। तो ये 6-6 BHK में आ कौन रहा है। 3-4 जन का फैमिली अगर 5 BHK ले रहा है तो फिर बेवकूफ है। इतने सारे रूम्स का करेगा क्या, तो कोई सेंस नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये रियलिटी है, थोड़ा पता होना चाहिए। अब बताया हुआ याद रहेगा ना, कभी खरीदने जाओगे तो आपको ये पता होगा कि ऐसा होता है। तो क्या आपने बेवकूफ बन के तो नहीं आया, कम से कम पढ़ाई लिखाई का फायदा तो होना चाहिए। चलो नहीं, ये सब चीजें देखो, अब इस बहाने ना ये सब चीजें डिस्कस होती है ना, तो थोड़ा रियल लाइफ सिनारियो आपको पता होता है कि क्या है, तो वो पढ़ने का फायदा वही है और कुछ नहीं। चलो, अब बोला है एक्सप्लेनेशन, उसमें समझाया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है, वही जो सर्वे करने आते हैं, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर या सिविल इंजीनियर या लाइसेंस्ड सर्वेयर्स। ठीक है, ये 3 नाम होते हैं। इनमें से कोई आएगा आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेगा और सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये कंप्लीट है। वैसा उसके नॉर्म्स होते हैं कि भाई लिफ्ट लग चुकी है, स्टेयरकेस ओपन है, गैस की पाइपलाइन आ गई है, पानी की पाइपलाइन, वो सब क्राइटेरिया होता है। वो अगर ओके है, सब कुछ ठीक है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। वैसा चलो, अब उसमें वो जो आपका शेड्यूल 3 में जो पॉइंट है ना, 5th वाला, वो भी साथ में कवर हो गया। ठीक है, कि अगर बिल्डिंग का पैसा आपने बाद में दिया तो शेड्यूल 3, एडवांस दिया तो शेड्यूल 2 सप्लाई और सर्विस, दोनों में से एक ही जगह आ सकता है। तो वो पॉइंट आपका साथ में कवर हो गया। चलो, और क्या बाकी था इसमें, वो देख लेते हैं। शेड्यूल 2 में और कुछ बचा, एक 4th पॉइंट मैंने बाकी रखा था ना शेड्यूल 2 में, वो एंट्री बाकी है पेज 24 पे। इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट वो अपन ने डिस्कस नहीं किया था उस दिन, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। क्लैरिफाई कर देता हूँ, 2-3 इंस्टेंसेस एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो पहले, तो इसमें बोला है ऐसे गुड्स जो आपके बिजनेस की असेट्स का हिस्सा रहे। फॉर इंस्टेंस आपके ऑफिस में कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसा कुछ है, अप्लायंसेस हैं, वो आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदे थे पास्ट में। जब खरीदे थे तो आपने उस पर जीएसटी भरा था, जीएसटी भरा था तो उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी आपने लिया था। अब आप वो बिजनेस एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब वो लैपटॉप आपने किसी को बेच दिया, हो सकता है अपने स्टाफ को, कंपनी में किसी को, या आउटसाइडर को आपने बेच दिया। डिस्पोजल ऑफ असेट वैसे बोला जाता है, वो पॉइंट पे यहाँ पे बात हो रही है। अब ये अगर डिस्पोजल ऑफ असेट हो रहा है और अब ये असेट आपके बिजनेस का पार्ट नहीं रहेगी, तो ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, बेचा है या किराए पे दिया, बेच दिया ना, लैपटॉप बेच दिया, किसी को दे दिया, खत्म हो गया, तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया, क्योंकि अब वो लैपटॉप मेरे बैलेंस शीट में मेरे बिजनेस एसेट का हिस्सा नहीं है, मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया। सिंपल, बस इतनी कंडीशन है और कुछ भी नहीं। तो एक एग्जांपल ही है और कुछ नहीं। दूसरा, सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं, वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, गुड्स हेल्ड और फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज or are used or are made available to any person for use for any purpose other than a purpose of the business, whether or not for a consideration, the usage or making available of such goods is supply of service। बहुत सिंपल कर देते हैं। इन्होंने बोला बिजनेस की कोई असेट को किसी को प्राइवेट यूज के लिए दे दिया। अब ऐसा कब होता है, कंपनी में आप डायरेक्टर बने, अब डायरेक्टर बने हो तो एक सुपीरियर पोस्ट है, हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया हुआ है, तो कंपनी ने अपने तरफ से एक गाड़ी दे दी आपको, गाड़ी कंपनी के नाम पे, चाबी आपको दे दी कि भाई डायरेक्टर हो हमारे, तो आप कंपनी गाड़ी यूज करो, घर पे लेके जाओ, आप डेली ऑफिस इसी में आओ, फैमिली के साथ घूमो, कहीं पे भी जाओ, जब तक आप डायरेक्टर हो तब तक ये गाड़ी आपकी कंपनी के नाम पे, लेकिन आप इसको वैलिडली यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस ओनरशिप में ट्रांसफर किया, सो राइट टू यूज दिया ना, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये वो पॉइंट है। अब इसके लिए कोई कंसिडरेशन लिया हो या ना लिया हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, और यूज जो है वो प्राइवेट हो गया अदर देन बिजनेस। सी पॉइंट में देखो क्या बोला, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person unless के बाद स्टोरी अलग है, unless के पहले अलग है। पहले वाली जो स्टोरी है वो क्लियर कर देता हूँ। पहले वाली स्टोरी में एग्जांपल ऐसा है कि अपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, अपने ना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, अपन सब पार्टनर्स हैं, और अपनी जो फर्म है या कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है अपने सेल करते हैं। अब हमने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, और फर्म डिसॉल्व हो रही है तो बिजनेस बंद हो रहा है। इन्वेंट्री में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पड़े हुए हैं गोडाउन में जो बिके नहीं अभी तक। अब सोचे इसका क्या करें, बंटवारा तो सबके बीच में ही होगा, तो किसी ने बोला सर मेरे घर पे माइक्रोवेव लेना ही था, तो माइक्रोवेव मैं ले जाता हूँ।
किसी ने बोला फ्रिज में रख लेती हूँ, मैं बोला टीवी में ले जाता हूँ, किसी ने बोला वॉशिंग मशीन में ले जाती हूँ, ऐसा अपन आपस में डिसाइड कर लिया। बोला ठीक है, वो फिर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे, बट इतनी इतनी इन्वेंट्री में से ये सामान हम लेके जा रहे हैं, अपना ये क्या फर्क पड़ता है। अब इस ट्रांजेक्शन की यहाँ बात हो रही है कि ये जो ट्रांजेक्शन है फॉर्म पे डिसॉल्व होने पे हुआ है ना, तो अब ये इस पे जीएसटी का कुछ होगा कि नहीं होगा। जो आप रेफ्रिजरेटर लेके जा रहे हो, उस रेफ्रिजरेटर को बाहर बेचा होता कस्टमर को, तो जीएसटी तो कलेक्ट होता। अब आपस में बांट रहे हो तो जीएसटी भरोगे कि नहीं भरोगे। आप तो भरना नहीं चाहोगे, सरकार तो मांगेगी। सरकार बोली कोई भी लेके गया भाई, हमें क्या मतलब है, बिका तो है ना, सप्लाई तो हुआ है ना, जीएसटी लगेगा। तो इन्होंने ऐसा बोल दिया कि अब भले डिसोल्यूशन के बाद आपस में इन्वेंट्री बांट लो, माना ये जाएगा कि वो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले बेची गई है, डीम्ड सप्लाई, और उस पर जीएसटी वैसे ही लगेगा जैसे आउटसाइडर को बेचने पे लगता। सीधी बात है, वो तो देना ही पड़ेगा। वो पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई किया। ये बात नीचे बॉक्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, सेम केस है, मैंने वही बताया, वही लिखा हुआ है। अब जो अनलेस करके आया ना, वो 1 और 2 पॉइंट, वो अलग सिचुएशन है, उनको डिफरेंटली आपको देखना है। अब इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जो अभी जितना अनलेस के पहले अपन ने पढ़ा, ये पार्टनरशिप फर्म वाला, उसको आप ब्रैकेट में करके बाजू में लिख लो सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर क्या है ना, एग्जाम के टाइम पे वापस ग्रामर पढ़ के याद करना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। अनलेस के पहले जितना मैंने अभी पढ़ा वो पूरा क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, और उसको आप एरो बना के नीचे ना बॉक्स में जो एग्जाम्पल है उससे लिंक कर सकते हो, तो आपको ध्यान रहेगा कि उसका ही एग्जाम्पल है। ये सब थोड़ा सा पहले से करके रखना पड़ता है, सही रहेगा। ठीक है, अब अनलेस वाले पे चलते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बोला है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अब ये एग्जैक्टली क्या है बताता हूँ, बहुत रेलेवेंट केस है। अब देखो ऐसा कुछ है, आप एक कैफे स्टार्ट करना चाहते हो, सूरत में काफी ट्रेंडिंग है, बहुत कैफे खुलते हैं, बंद भी हो जाते हैं, अगली बार जाओ मिले ना मिले कुछ पता नहीं, वही जगह पे दूसरा बोर्ड लगाओ तो भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने जाते रहते हैं। अब कैफे कल्चर जो है वो आपको पता है, एक बार गए दूसरी बार कभी नहीं जाएंगे, एक ही बार जाना होता है वहाँ पे, क्योंकि अपने को लगता है सेम जगह वापस जाके क्या करेंगे, खाने में तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, वही 2-4 एक सैंडविच, एक कॉफी, एक मैगी, वही चलता है, बैठने ही तो जाते हैं। तो फिर एम्बियंस तो नया मिलना चाहिए, तो अपने नए नए कैफे ट्राई करते रहते हैं। अब आपने भी सोचा कि यार ये कैफे वालों का बढ़िया है यार, 250 रुपये की कॉफी है, 10 रुपये का दूध गया इसमें, मार्जिन तो देखो कितना है। आपने सोचा कि चलो अपने भी कॉफी मतलब कैफे स्टार्ट कर देते हैं। अब कैफे स्टार्ट करने के आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये है कि जीरो से स्टार्ट करो, एक ब्रांड बिल्ड करो, खुद नाम सोचो कैफे का क्या है क्या नहीं। अब उसमें आपको प्रीमाइसेस ढूंढनी पड़ेगी अच्छी लोकेशन पे, उसमें पूरा एम्बियंस इंटीरियर कराना पड़ेगा, उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक अच्छा नाम सोचना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग हैवीली करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे फिर आप प्रमोट करो, सारे वो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, फ्री में खाने आते हैं। ठीक है, कोई भी चला आता है, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, पहले वो तेरे फॉलोअर दिखा दूँ, पता चला 500 फॉलोअर नहीं है और फ्री का 500 खा के जाएगा, काय का फूड ब्लॉगर है। ऐसे आते हैं, बहुत आते हैं कैफे वालों के, फ्री में खाने आ जाते हैं, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, आप ये 2-4 आइटम टेस्ट करा दो, इसका वीडियो बना लेंगे, मैं इंस्टा पे यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको बहुत सेल बढ़ जाएगी। बोले पहले दिखा दो सही फॉलोअर कितने, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा सच में तो वर्थ है कि नहीं है। तो काफी लोग अच्छे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, जिनका प्रोफेशनल पेज होता है, घूमते रहते हैं हर जगह, अपन भी तो उनको देख के खाने जाते हैं, है ना। तो उनके साथ टाई अप होता है, फिर कैफे वाला ऑफर डालता है, ये रील दिखाओ और डिस्काउंट ले जाओ, है ना, वो सब चीजें होती है। या इस दिन ऑफर है, अब ये आजकल जो वॉफल वाले हैं, ब्राउनी वाले हैं, सब यही कर रहे हैं, हर वॉफल और ब्राउनी वाला इंस्टाग्राम पे मिलता है। फिर जिस दिन इंस्टाग्राम पे रील आती है उसके बाद शाम को भीड़ ही भीड़ होती है, इतनी पब्लिक आ जाती है उसके पास, बेचारे के उतनी जगह ही नहीं होती, उतना स्टॉक ही नहीं होता। सब लाके बोल रहे हैं हाँ आपकी रील देखी थी, बोले मैंने बनवाई इसलिए थी, तुम आओ, तो रील देखी तो आए तो अच्छी बात है ना। तो ब्राउनी में ऑफर डाल दिया 79 ओनली, 99 ओनली, ये वो करके, तो लाइन लग गई। अब उससे वो चीज प्रमोट होती है, तो आपको सारा मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रांड बनाना पड़ेगा, तब जाके फिर उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। एक दूसरा ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग कोई कैफे है, वो ठीक से नहीं चला पा रहा है, या उसकी मर्जी है कि वो बेचना चाहता है, तो उसने ऐड डाल दिया कहीं पे। बीच में मैं 2-3 जगह इंस्टा पे पढ़ रहा था, किसी ने डाल रखा था कि भाई रेस्टोरेंट प्रीमाइसिस है, ये अनलिमिटेड पिज्जा वाले नहीं होते, वो किसी ने डाला था कहीं पे कि भाई पूरा सेटअप रेडी है, मुझे सेटअप बेचना है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो बिजनेस शुरू करने में तो आप बात कर लो, खरीद लो। अब वो एक जो है ना रनिंग बिजनेस है, मतलब उसका कैफे चल रहा है, पब्लिक आ रही है और सब कुछ सेटअप है, ब्रांड नेम सब कुछ है। अब उसको बिजनेस नहीं करना, उसको लगता है मेरे से नहीं चल रहा, प्रॉफिटेबल नहीं, मजा नहीं आ रहा, उसको बेचना है। अब आप वो पूरा कैफे रेडीमेड अक्वायर कर लो, तो वो एक ऑप्शन है या नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं चल तो रहा है, प्रॉफिट में है, उसने दिखाया, बोले बैलेंस शीट देख लो, प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, बट मेरा मन नहीं है करने का, मैं बेचना चाहता हूँ। आप ले लो, ब्रांड नेम ले लो, जगह ले लो, सेटअप रेडी है पूरा, इजी नहीं हो गया बहुत ज्यादा, पैसा दे के पूरा टेक ओवर कर लिया, अगले दिन से धंधा बिजनेस चलने लग गया, पब्लिक तो आ ही रही है, रोज का कैश का कलेक्शन तो हो ही रहा है, तो टाइम भी नहीं तो लगा, सेटअप नहीं करना पड़ा, ब्रांड नहीं सोचना पड़ा, मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी, एम्बियंस का खर्चा नहीं कराना पड़ा, और सस्ते रेट में रेडीमेड चलता फिरता बिजनेस मिल गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। रनिंग बिजनेस किसी ने दूसरे को बेच दिया, या किसी ने बेचा, आपने खरीद लिया।
अब ये जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, इसमें एक सर्विस एलिमेंट है, अगर आपको समझ आया तो। ये जो सामने वाले ने पूरा कैफे, आप तो ऐसे सोच रहे हो यार इसने समझ लो कैफे मेरे लिए ही सेटअप किया था, पूरा ब्रांड बनाया, फुटफॉल लाया और रेडीमेड बिजनेस मेरे को देके चला के आराम हो गया। अच्छा, उसने वो ब्रांड नेम के लिए कुछ गुडविल मांगी होगी या नहीं? अगर चल रहा है तो उसने बोला होगा ना मैं खाली फर्नीचर के पैसे थोड़ी लूंगा भाई, जो कस्टमर बेस बना हुआ है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, तो उसका मैं गुडविल का पैसा नहीं लूंगा क्या? नाम ही तो सब कुछ है, ठीक है? तो नाम का पैसा भी तो आपने उसको दिया। नाउ दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने जो उसको गुडविल का पैसा दिया ना, वो सर्विस के बदले कंसिडरेशन। सर्विस है क्या? आपके लिए जो पूरा सेटअप किया, आप ये समझ लो आपके लिए सेटअप किया। इसके बदले अगर आपको खुद सेटअप करना पड़ता तो कितनी मेहनत हो जाती, और इसके बदले थोड़ा सा प्रीमियम देके अगर आपने वो रेडीमेड ले लिया ना, यू गॉट अ सर्विस। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसके बदले जो गुडविल का पैसा एक्सचेंज हो रहा है दैट इज कंसिडरेशन। तो उस पर भी जीएसटी आ सकता है। बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट है। तो जो 1C का जो 1 पॉइंट है जो अपन ने पढ़ा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो अब इसके आप राइट साइड पे आप लिख सकते हो सप्लाई ऑफ सर्विस। इसलिए मैं बोला अनलेस के पहले जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स था, ये पॉइंट क्या है? जैसे सप्लाई ऑफ सर्विस वैसा। दूसरा पॉइंट देख लो, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मेरे को बिजनेस खुद नहीं चलाना, मैंने किसी को बिजनेस चलाने को दे दिया। मैंने बोला भाई तू चला ले, ब्रांड नेम सब मेरा है, जो भी है, मुझे ना एक फिक्स अमाउंट दे देना हर महीने, ऊपर का जो आया तेरा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उसने बोला चलो ये भी अच्छा है, मेरे लिए भी रेडीमेड बिजनेस हो गया, मुझे भी सेटअप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऑपरेशनल्स जो है मैनेज कर लूंगा। हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री में बहुत चलता है, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं बट है होटल का बिजनेस, उसमें बहुत चलता है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, JW मैरियट है या जो भी ब्रांड्स आप देखते हो, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, ये लोग हर अपना होटल खुद मैनेज नहीं करते। ब्रांड इनका होता है, इन्वेस्टमेंट इनका होता है, केपेक्स इनका होता है, लेकिन ऑपरेशंस के लिए लोग किसी और कंपनी को हायर कर लेते हैं। मतलब जैसे ऐसा है कि आप एक 5 स्टार होटल रन करना चाहते हो, रिजॉर्ट बिजनेस करना चाहते हो, बट कितना पैसा लगता है एक 5 स्टार होटल बनाने में? करोड़ों रुपए। वो आपके पास नहीं है, कैसे करोगे? तो JW मैरियट वाले के पास एक प्रॉपर्टी है जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल है। JW मैरियट वाले को कोई चाहिए जो ये होटल ऑपरेट करे और उसकी गुडविल मेंटेन करे। आपकी बात हुई उससे, आपने बोला होटल हम चला लेंगे, स्टाफ हम मैनेज कर लेंगे, सेल्स हम देख लेंगे, ब्रांड नेम भी आपका, उसकी जो एक प्रेस्टीज है वो मेंटेन करेंगे, ऑपरेशंस हमें दे दो और बता दो भाई प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करना है, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे करना है। JW मैरियट वाला बोलेगा देख भाई मेरे इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मुझे यहाँ से ना हर साल इतना पैसा कमाना है, फिक्स कर लेते हैं, या तो लमसम अमाउंट फिक्स कर लेते हैं या रेवेन्यू का परसेंटेज दे देना, बाकी का सारा प्रॉफिट तुम्हारा। तो ये बिजनेस मॉडल यूजुअली चलता है। अभी आप सूरत में JW मैरियट के कोई भी होटल में चले जाओ, आप उसके रेस्टोरेंट में खाना खाओ, आपको उसमें ना ऊपर बिल के ऊपर एक और कंपनी का नाम दिखेगा अदर देन JW मैरियट, कुछ ना कुछ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, LLP, कुछ ना कुछ होगा। वो कंपनी है जो ऑपरेशंस देखती है, जिसने किराए पे ले रखी है होटल। बिजनेस वैसे ही चलता है ये वाला, पूरे वर्ल्ड वाइड नॉर्मली वो लोग वैसे ही मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे वही चीज हो रही है कि भाई बिजनेस जो है ना पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को या थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया कि भाई तू चला, तो पूरी ओनरशिप बेच दी या सिर्फ चलाने का राइट दिया? तो ये सर्विस है या गुड्स है? सर्विस है। बात समझिए। तो सेकंड पॉइंट जो भी पूरा सर्विस है, तो इसमें भी लिख लो दिस इज आल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये दोनों अनलेस वाले पॉइंट है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखो कितना रियलिस्टिक है, सब चीजें रियल लाइफ में होती है, ऐसे बहुत केस होते हैं। चलिए, तो फोर्थ वाला पॉइंट जो पेंडिंग था वो कंप्लीट हुआ, फिफ्थ वाला अपन ने देख लिया। अब आ जाओ सिक्स्थ पे। सिक्स्थ वाले पॉइंट में टर्म यूज किया है कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट का मतलब व्हेन मोर देन वन थिंग्स आर टुगेदर, कॉम्पोजिट, एक से ज्यादा चीजों को अगर एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको कॉम्पोजिट बोला जाता है। यहाँ पे पहला एग्जांपल है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में देखो आपको डेफिनेशन का एक रेफरेंस मिलेगा, सेक्शन 2119 नंबर है ना, तो जो आगे डेटाबेस था ना उसमें से है ये। अब मीनिंग में समझा देता हूँ, आप लैंग्वेज बोले वहां से देख लो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली है क्या वो समझो, उसका भी मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर पे आपको फर्नीचर बनवाना है, कोई कारपेंटर ढूंढ रहे हो, पहले तो इनको ढूंढना बड़ी मुसीबत है क्योंकि इतना बेवकूफ बनाते हैं, इतने पैसे बोलते हैं, मतलब इनसे डेली वेजेस वालों से काम कराओ तो लगता है कि यार तू मुझे भी काम पे रख ले, 100 रुपए कम दे देना। सच में मैं टर्फ पे बुलाता हूँ ना, प्लम्बर, कारपेंटर, फैब्रिकेशन, जितने पैसे वो एक दिन के 5-6 घंटे काम करने का मांगता है ना, आवरली बेसिस में मैं उतना नहीं कमाता हूँ।
मुझे लगता है तो मुझे काम पे रख ले अगर इतने पैसे मांग रहे हैं तो। छोटे छोटे काम के भैया इसका 2000 होगा, भैया इसका 1500 होगा। मैं बोला तुम लोग गिनती क्या करते हो ना, महीना कितना कमाते हो? मतलब किसी दिन तो मुझे लगता है तू मर्सिडीज में आएगा काम करने कि लाओ भाई फैब्रिकेशन का क्या काम मैं कर देता हूँ। अंट शंट पैसे मांगते, 200 रुपए का सामान लगवा रहा हूँ, 400 रुपए मजदूरी मांग रहे हैं। बोले अरे कौन सी गिनती लगा रहा है? तो एक तो इन लोगों को ना इनसे काम कराना बड़ी मुसीबत है। आपने कोई कारपेंटर से बात की, पूछा कि भैया कितने पैसे लोगे क्या है। अब इनसे इनको जब आप काम देते हो तो उसमें दो ऑप्शन है। रॉ मटेरियल तो लगने वाला है, प्लाईवुड, सनमाइका, फेविकॉल, वो कीले वीले सब लगेंगे, स्क्रू लगेंगे। तो आप लेके आओगे कि वो लेके आएगा, क्या होता है? ये दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। क्या प्रेफर करते हो आप? उनसे मंगवाना है या आप लेके आ जाओगे? आप ले आओगे तो वो बोलेगा, बोले भैया मैं लिस्ट बना के दे देता हूँ, ये सब सामान मंगवा लो। फिर सामान पढ़ के लगता है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें होती है ना, स्क्रू, ये वो, नट बोल्ट, ये आधे इंच का, ये पौने इंच का, 1 इंच का। भाई तू चल साथ में, तू बता दे दुकान वाले को क्या लेना है, तो तू ही ले आना। अब उसको बोलने में झंझट क्या है कि वो सही रेट नहीं लगवाएगा, फिर वो महंगा बिल बनवाएगा वहां पे, वो अपने वहां पे लुट जाएंगे, वहां से कमीशन ले लेगा, तो वो टेंशन होता है। तो अपने बोलते हैं नहीं तू चल साथ में, जो चाहिए दुकान से सामान मैं दिला देता हूँ और तू मजदूरी ले लेना। तो लेबर फिक्स कर ली कि भाई इतना पैसा तुझे देना है। अब वो है ओनली सप्लाई ऑफ सर्विस, कि जहाँ पे हम उससे सिर्फ सर्विस लेने वाले, सामान मेरा, तू भाई बना के दे देना, सोफा बनवाना है, जो भी बनवाना है तू बना के दे दे। एक वो हो गया। दूसरा होता है आपने उसको बोला कि भाई तू पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले ले, मुझे नहीं पता कि तू कितने में कहाँ से क्या लाता है, मैं टोटल इतने पैसे दूंगा, इसमें रॉ मटेरियल भी तू ही लेके आ, लेबर भी दे रही है और मुझे कंप्लीट करके देना, फिक्स कर दिया। नाउ दिस इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस। वो कारपेंटर ने ही आपको प्लाईवुड सप्लाई किया, वो कारपेंटर ने आपको सनमाइका सप्लाई किया, और वही कारपेंटर ने आपको सोफा बना के दिया। समझ आ रहा है? तो ये कंबाइंड हो गया, इसमें गुड्स भी है और सर्विस भी है। लेकिन अगर आप प्लाईवुड मंगवा के देते हो तो उसने सिर्फ बना के दिया है, तो वो सिर्फ सर्विस वाला एलिमेंट हो गया। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें जब साथ में हो, सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये एक एग्जांपल है इसका। उसने आपको बोल दिया भैया एक सोफा है 20,000 का बनेगा, इसमें ना माल सामान मजदूरी सब आ गया, आपको कुछ नहीं देखना, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वो, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपको डेफिनेशन पढ़नी तो आगे सेक्शन 2 से पढ़ लो साथ साथ में। बोलो, पता चला? तो ये हो गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। अब इसमें मैंने आप कारपेंटर का एग्जांपल दिया, आप प्लम्बर का एग्जांपल ले लो, आप कोई भी ऐसा काम जहाँ पे मटेरियल और लेबर का काम होता है वो एग्जांपल आप ले सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है बी वाला, वो भी एक कंपोजिट सप्लाई का ही एग्जांपल है। इसमें बात हो रही है रेस्टोरेंट सर्विस की। रेस्टोरेंट तो सर्विस नहीं हो गया, उसमें कुछ कंपोजिट वाला एलिमेंट है क्या? खाना बना के दे रहा है ना, और खाने का सामान, सब्जी और आटा घर से लेके जाते हो। बोले लो भैया पालक पनीर बना दो, पालक पनीर हम लेके आए, मसाले भी लेके आए, बोलो क्या क्या चाहिए, आटा भी लेके आए, पराठा और नान सब इसमें से बना दो। ऐसा तो होता नहीं है। वो आपको गुड्स भी सप्लाई कर ही रहा है, ठीक है, गुड्स रॉ मटेरियल पूरा उसका है, कुकिंग कर रहा है और सर्विंग कर रहा है, वो सर्विस एलिमेंट है, लेकिन रॉ मटेरियल यूज कर रहा है वो गुड्स एलिमेंट है। तो एक्चुअली रेस्टोरेंट जो सप्लाई है वो भी कॉम्पोजिट सप्लाई की ही कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे भी सेम बात लिखिए, फिर एक्सेप्शन में डाल दिया अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बार वाला केस अलग है, ठीक है, उसको इसमें कवर नहीं किया, क्यों हमें पता ही है, फिर उसमें टैक्स अलग लगता है, जीएसटी में आता है, इस हिसाब से लिकर वाला पॉइंट अलग रखा है। आप रेस्टोरेंट में, या अभी सूरत में तो चलो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गुजरात के बाहर कहीं जाओगे जहाँ पे भाई ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और डिनर दोनों है, यूजुअली रेस्टोरेंट्स में होता ही है। तो भाई आउट ऑफ गुजरात तो हो गई, तो आपने ड्रिंक्स भी ऑर्डर किया, आपने फूड भी ऑर्डर किया, वो दोनों का बिल अलग अलग आता है। बार काउंटर का बिल अलग होता है, फूड का अलग होता है, ठीक है। फूड में फिर जीएसटी वाला एलिमेंट आता है,
उसमें फिर वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जो भी लगता होगा वो आता है, तो दोनों के बिल अलग आते हैं, ऐसा है। ठीक है चलो, और लास्ट में जो बोला सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें कोई नई बात नहीं, रिपीट किया। एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को जो भी चीजें दी है जिसके लिए पैसा चार्ज किया है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, बेसिक बात है वो। चलिए, तो शेड्यूल 2 आपका इसके साथ पूरा हुआ कंप्लीट। कुछ क्लैरिफिकेशन भी है, देख लेते साथ में, 2 ही पॉइंट है। चलो, सर्कुलर है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। क्लैरिफिकेशंस का मतलब ये है कि सर्कुलर में यही होता है कि जहां जहां कुछ कंफ्यूजन होते हैं ना लोगों में कि यार ये बात तो क्लैरिफाई की नहीं, कहाँ गिने इसको, तो वहां पे रिक्वेस्ट जाती है, वो लोग सर्कुलर इशू कर देते हैं। ये सर्कुलर नंबर है 164/20, ये आया ईयर 2021 में, और इसकी डेट है 6 अक्टूबर 2021। रेफरेंस दिया हुआ है, आप ऑनलाइन गूगल पे ढूंढोगे सीबीआईसी की वेबसाइट पे सर्कुलर आपको पूरा मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर है। पॉइंट क्या है, क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन की बात हो रही है। क्लाउड किचन होता क्या है, वो आइडिया है? हाँ, या तो घर से खाना बना के बेच रहे हैं या फिर टेक अवे, डाइन इन नहीं है। मतलब ये बीच में बहुत हाइप हो गया था इसका, क्लाउड किचन, लोग पागल हो गए थे कि ये नया बिजनेस मॉडल है, और है भी, अच्छा भी है, नॉट बैड, अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। अगर आपको फूड इंडस्ट्री में काम करना है एंड यू विश कि यार मैं लोगों को खाना खिलाऊं, रेस्टोरेंट सर्विस टाइप, पर उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट है। रेस्टोरेंट बिजनेस सूरत में जितने लोगों का चल रहा है वो उनका सेकेंडरी बिजनेस है, प्राइमरी बिजनेस नहीं है। लोगों को खाना खिलाने के चक्कर में खुद का खाना बंद हो जाएगा। हाँ, खुद के खाने की तकलीफ हो जाएगी क्योंकि महंगा पड़ता है इतना, एक तो इन्वेस्टमेंट इतना और गारंटी कोई नहीं है। अच्छा टेस्ट देने वाले रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, रद्दी खाना खिला रहे हैं और लाइन लगती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यू नेवर नो कि भाई क्या होगा क्या नहीं। बहुत रिस्की बिजनेस है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत है स्टाफ का, और उतना रेवेन्यू निकले ना निकले कोई गारंटी नहीं। अब ऑनलाइन आप बेच रहे हो तो अलग बात है। क्लाउड किचन का कंसेप्ट कैसा है, छोटा सा किचन जितना एरिया ले लो रेंट पे, सिर्फ किचन ही सेटअप करना है, डाइन इन जीरो। सेल कैसे होगा स्विगी जोमेटो पे, या तो डायरेक्ट टेक अवे बेच लो कि आओ हमारे यहाँ से पार्सल ले जाओ, सिर्फ पार्सल सर्विस है। उसमें आपको सिर्फ किचन एरिया चाहिए, उसमें आपको पूरा सीटिंग एरिया 50 लोगों की कैपेसिटी नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग स्टाफ नहीं चाहिए, सर्विंग स्टाफ नहीं चाहिए, सिर्फ कुकिंग स्टाफ चाहिए। तो कंपेरेटिवली बहुत सस्ता पड़ता है। काफी लोगों ने बीच में क्लाउड किचन किया, अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं, अच्छी ब्रांड भी बन रही है, पर क्वालिटी ऑफ फूड तो आपको देना पड़ेगा वैसे, तो ये बिजनेस है। अब बोला है क्लाउड किचन के रिगार्डिंग इसको कहाँ कैटेगराइज करें, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन है तो देख लेते हैं। द वर्ड रेस्टोरेंट सर्विस इज डिफाइंड इन नोटिफिकेशन नंबर। It means supply by way of or as a part of any service of goods being food or any other article for human consumption or any drink provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or other article for human consumption or drinks is supplied. क्लियर कर दिया, खाना कहीं पे बैठ के खाओ, वहीं बैठ के खाओ या अवे फ्रॉम द प्रीमाइसेस लेके चले जाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वो रेस्टोरेंट सर्विस की डेफिनेशन में है। This explanatory notes to the classification of service state that restaurant service includes services provided by restaurants, cafes and similar eating facilities including takeaway services, room services and door delivery of food. It is clarified that service provided by way of cooking and supply of food by cloud kitchen are covered under restaurant service as defined in the notification and attract 5% GST without ITC. मतलब बोला ये रेस्टोरेंट सर्विस ही है। तो क्या लोग बोले आर्ग्यूमेंट करें, सर क्लाउड किचन में रेस्टोरेंट कहाँ है? सिर्फ किचन ही तो है, रेस्टोरेंट तो बैठने का एरिया होता है जहाँ लोग बैठ के खाते हैं। जीएसटी वालों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, बोले हमारी डेफिनेशन में रेस्टोरेंट सर्विस में खाने पीने की सर्विस देने वाली हर कैटेगरी आ गई। अब वो कैफे हो, मेस हो, सिर्फ टेक अवे काउंटर हो, डोर टू डोर डिलीवरी हो, कितने लोग घर से खाना बना के डिलीवर कर देते, रोज का टिफिन चाहिए तो टिफिन सर्विस ही हो, बोलो सब रेस्टोरेंट में आता है, हमें कोई क्लासिफिकेशन और करना ही नहीं है। इन शॉर्ट जीएसटी सभी केस में लगेगा 5%, वो फिक्स कर दिया। पानी पूरी वाला तो आजकल गटर में जा रहा है सब। 2-4 दिन से आप देख रहे हो सूरत में एसएमसी वाले पीछे पड़े हुए, पानी पूरी वालों को रेड मारी, सड़े हुए आलू, इतना गंदा सब पानी, ये वो, तो इतना मतलब एकदम थर्ड क्वालिटी के आलू जो पूरे सड़ चुके हैं, उसको यूज कर करके पूरा मसाला वसाला बना रहे हैं। तो एसएमसी वालों ने काफी जगह रेड किया और वो सारा कचरे में फेंक दिया, अरेस्ट किया, और जो ठेले पे बेच रहे हैं उन बेचारों का भी पानी जा जाके गटर के ढक्कन खोल खोल के डाल रहे हैं उसमें, वैसा दिखा रहे हैं अभी। अब ये तो बेचारा जो अच्छा बना रहा है उसमें फेंक दिया। थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है कि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, चेकिंग कर रहे हैं। अब जो ठेला लगा के खड़ा है उसमें आलू कैसे बनाया वो तो पहले देखना चाहिए था जाके, वो पूरा सेटअप करके बैठा है, सारा फेंकने से तो कुछ होगा नहीं। बट एसएमसी ने अपना एक्शन लिया है कि भाई ये हेल्थ के लिए खराब है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि इतनी खराब क्वालिटी की चीजें बेच रहे हैं। अब 20 रुपए की पानी पूरी खाओ, 500 रुपए की दवाई खाओ, हॉस्पिटल जाओ, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। काफी केसेस अभी सुनने को आया लास्ट सर्दियों में, फूड पॉइजनिंग के बहुत मैटर हो गए। अब ये स्ट्रीट फूड से ज्यादा हो जाता है क्योंकि हाइजीन नहीं है।
हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो उन्होंने एक्शन लिया। अब पानी पूरी वाला जो है वो भी तो इसी में आ जाएगा ना। नहीं, वो तो खिला रहा है लाइव, रेस्टोरेंट, बोले यहीं खड़े रहो, रेस्टोरेंट है ये। हाँ हाँ, बैठने का तो कुछ नहीं है। पानी पूरी वाला कहाँ जीएसटी लेगा, ये बेचारे ठेले वाले छोटे छोटे। अभी आप बाकी गनगौर पे चले जाओ या कोई और चले जाओ जो ब्रांडेड है, जिनका पूरा कैलाश पे चले जाओ, तो वहां उसका बाहर पानी पूरी का काउंटर है कि आप अंदर से टोकन लो, पेमेंट करो, बाहर खाओ। तो वो तो भी जीएसटी हो गया ना वैसा, तो वो तो चार्ज करेगा ही वैसा। तो उसने पर प्लेट राउंड फिगर रखा है, बट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो गया, तो वो तो उसमें कैटेगरी में आ ही जाएगा। बाकी ठेले पे खाओगे तो अलग बात है। बीच में लास्ट ईयर आया था, आप लोग पिछले बैच में अपने पढ़ रहे, तब का मैटर है। बैंगलोर में एक पानीपुरी वाले को जीएसटी का नोटिस आया था, 40 लाख से ऊपर का कलेक्शन पेटीएम पे, कैश अलग। हाँ हाँ, उसको नोटिस भेज दिया। तो लोग बोल रहे, मतलब सोशल मीडिया में इतना शेयर हुआ, पढ़े लिखे लोग बोल रहे हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। कोई इन्फोसिस का तब चल रहा है नारायण मूर्ति का, तो बोले 3.5 लाख एलपीए और ये 40 लाख का जीएसटी का नोटिस पानीपुरी वाले को आ रहा है। तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि हमने क्या किया लाइफ में, डिग्री लेके वैसा हो गया। बोले जो ऑफिस के बाहर पानीपुरी बेच रहा है वो 40 लाख का ऑनलाइन कलेक्शन ले रहा है, हम यहाँ 3.5 लाख में पूरा साल काम करते हैं, तो कोई कंपेरिजन ही नहीं। अब ये क्या होता है ना, कितनी बार लोग वो भी तो करते हैं ऑनलाइन पेमेंट और कैश पेमेंट, भैया कैश देता हूँ इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दे, ऐसा सब तो बहुत बार होता है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट ले लेके किसी को कैश दे रहे हो तो इनकम तो आपकी दिख रही है। अब पता नहीं सच में 40 लाख की पानीपुरी बेच दी होगी, क्या पता, बैंगलोर है, पानीपुरी महंगी भी होगी, हो सकता है। तो उसको लिटरली नोटिस आया था 40 लाख समथिंग थाउजेंड के, बोले इतना आपका ऑनलाइन यूपीआई से कलेक्शन हुआ है, तो आपकी सेल तो इससे ज्यादा होगी, कैश का तो अलग कॉम्पोनेंट होगा। तो नोटिस भेज दिया उसको कि भाई इंक्वायरी होगी, इसका क्या है क्या नहीं, और हमें डिटेल्स चेक करनी है। और पानीपुरी वाला कौन सा बैलेंस शीट मेंटेन करता होगा, इतनी पानीपुरी बेची, इतना कलेक्शन हुआ, जो भी है, पर नोटिस आ गया था उसको, ऐसा हो सकता है। तो पानीपुरी वाला छोटा बिजनेस नहीं है, चल पड़े तो अलग ही बात है। और है काफी पानीपुरी वाले बड़े फेमस है। तो वैसे ही हमारे एरिया में सिटी लाइट में क्या पानीपुरी वाला वो इतना चल पड़ा है। ये क्लासिक कॉम्प्लेक्स और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉर्नर पॉइंट है सिटी लाइट में, वहाँ पे उसकी पानीपुरी का स्टॉल है। 60 रुपीज की एक प्लेट, उसमें देता है 5 या 6 पीस, 10-12 रुपए की एक पानीपुरी दे रहा है, फिर भी लाइन लगती है, लोग खा रहे हैं। इतना नाम बढ़ा लिया ना, वो रील वील बन गई, 2-4 वो फूड ब्लॉगर ने वायरल कर दिया, उसके बाद तो अलग ही रेट बढ़ गए। चलो देखिए आगे, दूसरा क्या, कोचिंग सर्विस। अरे कोचिंग सर्विस इज सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओज अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। सब घपले ही चल रहे हैं इसके अंदर, देखो अभी आ रहा है ना, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना, स्किल डेवलपमेंट, सारा फ्रॉड ही तो चल रहा है। बोला कि इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एनजीओ वाली सर्विस है ना, वैसा है, ठीक है, हमारे पे तो लगाते हैं। चलो तो शेड्यूल 2 यहाँ पे कंप्लीट, बस इतना रखते हैं, फिर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 1 बाकी का कल देखेंगे। क्या जो टॉपिक डिटेल में जाएगा और पेजेस कम कवर होंगे, बहुत बेसिक टॉपिक्स भी काफी सारे हैं पीछे, वो तो फिर फटाफट कवर हो जाते हैं, तो एवरेज आ जाती है अपनी, कोई प्रॉब्लम